नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो अंग्रेजी ग्रामर है ना, उसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे। इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन मतलब इंग्लिश ग्रामर से बनने हैं। उनमें से मैं 3 वीडियो बनाऊंगा और उसमें वो टॉपिक मैंने रखे हैं। एक वीडियो में बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है, इसके बाद एक और आएगा। तो पिछली बार तो आया था एंटोनिम सिनोनिम, मतलब दोनों पेपर में एक एक एंटोनिम सिनोनिम पूछा था। लेकिन इस बार सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, ऐसा चांस कम लग रहा है। तो एंटोनिम सिनोनिम आ सकता है, उसके अलावा क्या आ सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्टिव पैसिव, इडियम्स एंड फ्रेजेज मतलब मुहावरे लोकोक्तियाँ हिंदी में बोलते हैं, और तीसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये 3 पार्ट कवर करेंगे। मतलब एक्टिव पैसिव काफ़ी इजी है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो या आप ध्यान रखेंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एरो लगा के पहला पॉइंट लिखा है, एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं। तो पहला जो एक्टिव पैसिव दिमाग में आता है तो सबसे पहले यही आता है कि जो ऑब्जेक्ट मतलब कर्म है उसको कर्ता बना देते हैं, और जो कर्ता होता है उसको कर्म बना देते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, इससे आपको आसानी होगी समझने में। द पुलिस मैन हैज कॉट द थीव। अब इसमें द थीव ये कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो द थीव को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द थीव लिख दिया। अब जैसे हैज लिखा है ना, तो अभी हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका क्या होगा वो आगे मैंने नीचे लिखा है, तो हैज का हैज बीन हो जाता है। और यदि द थीव की जगह ये सिंगुलर है, थीव प्लूरल होता तो हैव बीन हो जाता, तो द थीव हैज बीन। अब उसके बाद मेन वर्ब जो होती है उसका थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा जो क्रिया होता है ना, मेन मुख्य क्रिया, उसका तीसरा फॉर्म यूज होता है। तो कॉट यहाँ पे पहले से लिखा है तो कॉट हो गया, क्योंकि जो ऊपर सेंटेंस है ना, द पुलिस हैज कॉट द थीव, ये खुद ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो कॉट हो गया। अब इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले बाई लगा देंगे, तो बाई द पुलिसमैन। तो ये तो हो गए बेसिक रूल। अब हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे क्रिया जो चेंज होती है वो किस तरह से होती है, तो उसको टू बी फॉर्म बोलते हैं क्रिया का। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब का टू बी फॉर्म। इसमें आपको पहले ये ध्यान रखना है कि किसके किसके बनते हैं एक्टिव से पैसिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि कोई वाक्य दिया है तो उसको पैसिव नहीं बना सकते। और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, तो उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और दूसरा होता है कि यदि जो क्रिया दी गई है उसमें कर्म नहीं दिया है तो उसको हम फिर पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो उनके साथ में हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। अब ये बात हो गई कि किसका नहीं बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो उसमें आपको जो पैसिव बना रहे हो उसमें क्रिया क्या यूज होगी या वर्ब क्या यूज होगी, वो कैसे। तो प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य दिया है तो ये याद रखिए कि जस्ट आगे वाले टेंस की हो जाती है क्रिया, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस दिया है, उसका पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की बात हो रही है, या इसको टू बी फॉर्म बोलते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बना रहे हैं तो ऐसे समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस में बदल रहे हैं। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है इज एम आर, तो इज एम आर यूज होगा। और इज एम आर कहाँ यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा, आई के साथ एम आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ में इज आता है, और बहुवचन कर्ता के साथ में आर आता है। अब यदि टेंस मतलब जो वाक्य दिया गया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है, तो बस इसको जब पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ देते हैं, BEING,
ये आपको याद रखना है। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। 2 हो गए। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई वाक्य दिया है तो क्या होगा, तो इसमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ यूज होगी और हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। बहुत याद रखना आसान है, इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे ना, यदि आपने पहले पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य दिया है तो उसका हम लोग एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, तो जो सहायक क्रिया है वो क्या यूज होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य दिया होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएंगी। जब पैसिव बनाएंगे तब वाज और वर। तो जो वाज और वर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है ना सहायक क्रियाएं। तो ऐसे ही जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस में बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि दिया गया होगा वाक्य तो उसमें यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज और वर के साथ बीइंग, BEING ये जोड़ देते हैं, बिल्कुल सेम जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लो कि आगे वाले की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन। सब्जेक्ट या कर्ता कुछ भी हो, हमेशा हैड बीन ही यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब लास्ट में 2 बचे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो बनेगी नहीं और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो किसी की नहीं बनती। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यदि वाक्य है तो उसको यदि पैसिव बनाएंगे तो विल बी, शैल बी ये क्रिया यूज करेंगे, सहायक क्रिया। अब विल बी, शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की होती हैं, तो ऐसे याद रहेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब कोई वाक्य दिया है उसको हम जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया यूज करेंगे। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज करेंगे। ये टेबल आप एक बार ध्यान से देखिए, इसमें ये दिया गया है कि इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में कौन सी यूज होंगी क्रिया, उसको टू बी फॉर्म बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस है ना उसको कई तरीके से लिखा है जिससे आपको आसानी हो कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे ही किल्स अ स्नेक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, ही इज किलिंग अ स्नेक ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है, और ही हैज किल्ड अ स्नेक ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य है। अब इनको पैसिव बनाना है। तो किल्स है तो मैं बताया कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब वाक्य होता है तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का टू बी फॉर्म आता है। तो आई स्नेक को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आई स्नेक, अब स्नेक सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, तो इज किल्स का हो जाएगा किल्ड। बताया वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है किल्ड, और ही का हो जाएगा हिम, ही का हिम हो जाता है, आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये 3 आप याद रखिए। मतलब यदि आई सब्जेक्ट के रूप में दिया होगा तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो हो जाएगा मी, यहाँ पे ही का हो गया है हिम, और दे यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज होता तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब कर्म बनाएंगे तो वो हो जाता देम। तो आ स्नेक इज किल्ड बाई हिम। दूसरा ही इज किलिंग अ स्नेक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य दिया गया है। तो ही इज बीइंग, आ स्नेक इज बीइंग, आ स्नेक को सब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल वो सेम रहेगा, आ स्नेक तो सब में आएगा, इज के साथ इज बीइंग हो जाएगा, किल्ड किलिंग का किल्ड हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ही का हो जाएगा हिम, तो बाय हिम। अब इसमें जब सेम सेंटेंस है तो आई स्नेक किल्ड बाय हिम तो सब में आएगा, बस केवल हेल्पिंग वर्ब का ही है। ही हैज किल्ड अ स्नेक, तो अ स्नेक हैज का हो जाएगा हैज बीन, अ स्नेक हैज बीन किल्ड बाय हिम। अब पास्ट में देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है ही किल्ड अ स्नेक, पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है ही वाज किलिंग अ स्नेक, और पास्ट परफेक्ट में दिया गया है ही हैड किल्ड अ स्नेक। तो अ स्नेक किल्ड बाय हिम तो सभी में रहेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट से जब पैसिव बनाते हैं तो वाज वर यूज होती हैं,
तो यहाँ पे वाज आएगा, क्योंकि स्नेक प्लूरल है तो हो जाए सिंगुलर है तो हो जाएगा आ स्नेक वाज किल्ड बाई हिम। दूसरा ही वाज किलिंग अ स्नेक, तो अ स्नेक वाज बीइंग यहाँ पे यूज होगा, वाज बीइंग किल्ड बाई हिम। तीसरा ही हैड किल्ड अ स्नेक, तो अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाई हिम। ही हैड किल्ड अ स्नेक ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसको साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मैंने ऐसे बताया ना, जस्ट आगे वाली की हो जाती है, तो हैड बीन एक ही होती है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो हो जाएगा अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाई हिम। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट दो ही देखने हैं, तो ही विल किल अ स्नेक ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ही विल हैव किल्ड अ स्नेक ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो विल का विल बी होगा और विल हैव का विल हैव बीन हो जाएगा बस। तो अ स्नेक विल बी किल्ड बाई हिम, अ स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाई हिम। चेंज तब होता जब सब्जेक्ट है ना आई होता, क्योंकि आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, बाकी के साथ विल यूज करते हैं। अब लास्ट में एक यहाँ पे नोट अच्छा लिखा है, उसके बाद 5 मैंने एक्टिव से पैसिव बनाए जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो नोट तो वही भी लिखा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और कुछ मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखे हैं। टीच का होता है टॉट, राइट का होता है रिटन, हेल्प का होता है हेल्प्ड, नो का होता है नोन, ओब्लाइज का होता है ओब्लाइज्ड, सेटिस्फाई का होता है सेटिस्फाइड। 5 यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिए हैं जिससे और आपको एक्टिव से पैसिव की थोड़ा क्लैरिटी मिल सके। पहला देखते हैं, दे बिलीव्ड मी। दे बिलीव मी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, वो मुझ पर विश्वास करते हैं। अब इसको हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो ऐसे याद मैंने बताया था ना कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट दिया है तो जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी एम, तो आई एम। और बिलीव मैंने बताया कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बिलीव का बिलीव्ड हो जाएगा, तो आई एम बिलीव्ड। दे लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हो जाएगा देम, तो आई एम बिलीव्ड बाई देम। दूसरा है द कैट किल्ड द माउस, तो द माउस किल्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, तो द माउस वाज किल्ड बाय द कैट। तीसरा है सी गेव मी अ बुक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो अ बुक वाज गिवन, गेव का गिवन हो जाए ना, गिव गेव गिवन, तो अ बुक वाज गिवन टू मी बाई हर, सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, वैसे ही सी का हर हो जाता है। चौथा है ही विल हेल्प यू, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ही विल हेल्प यू, तो हो जाएगा यू विल बी, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड और ही का हो जाएगा हिम, तो बाई हिम। पांचवा है दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, तो द वर्क को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द वर्क विल हैव का हो जाएगा विल हैव बीन फिनिश्ड बाई दे का हो जाएगा देम। तो उम्मीद है कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, पहले से तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक्टिव पैसिव आपका रिवीजन भी हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग ईडियम्स फ्रेजेज, हिंदी में बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैंने कुछ कॉमन लिखी हैं, मतलब 50 हम लोग यहाँ पे ईडियम्स और फ्रेजेज करेंगे। पहला दिया गया है एट 6 एंड 7, मतलब इन डिसऑर्डर, बेतरतीब तरीके से पड़ा होना। दूसरा है ऑल एंड सन्ड्री, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं इंग्लिश में। तीसरा एबव बोर्ड, मतलब ईमानदार और स्पष्ट, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। चौथा है एन एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब आँख का तारा होना, किसी के बहुत प्रिय होना, हिंदी में होता है ना आँख का तारा, तो वही इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आई। पांचवा है अगेंस्ट द रेनी डे, मतलब बुरे दिनों के लिए। छठा है एट आर्म्स लेंथ, मतलब बहुत दूर। सातवां है आई नेक्स्ट टू ग्राइंड, मतलब अपना उल्लू सीधा करना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आठवां है एट द 11th आवर, मतलब लास्ट समय में। नवां है एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब स्टोन्स थ्रो ऐसे याद रखिए कि जहाँ तक स्टोन फेंक सके, मतलब पास भी होगा तो पास। 10 है अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब फूलों की सेज, फूलों की सैया। 11वां है एप्पल पाई ऑर्डर, तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब परफेक्टली ऑर्डर में।
व्यवस्थित ढंग से। 12वां ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक एंड लैटिन समझ में नहीं आता तो जो समझ में ना आए, समझने में बहुत कठिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। 13वां है अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र। 14वां है एट होम इन मतलब किसी चीज़ में निपुण होना। अ फार क्राई मतलब दूर की बात होना। 16वां है अ बॉटल नेक मतलब बाधा, रुकावट। 17वां है बैग एंड बगेज बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। 18वां है बीट अबाउट द बुश मतलब सही बात पे ना आना, किसी घुमा फिरा के किसी बात पे आना, बीट अबाउट द बुश। 19वां है बर्ड्स ऑफ अ फेदर मतलब समान स्वभाव के व्यक्ति। बाई हुक और बाई क्रुक मतलब बाई एनी मीन किसी भी तरीके से। ब्रेड एंड बटर मतलब आजीविका, लिवलीवुड बोलते हैं इंग्लिश में। 22वां है ब्रेथ वंस लॉस्ट मतलब कोई जो लोग जब मरने जस्ट वाले होते हैं तो उसे बोलते हैं कि उन्होंने अंतिम सांस ली मतलब मर गए। ब्रेक द आइस मतलब साइलेंस का माहौल है ना, जो शांति का माहौल है उसको ब्रेक करना। 24वां है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब बड़ा सदमा लगना। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह। बाई लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बोलते हैं ना दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करना, तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स बोलते हैं इंग्लिश में। बरी द हैचेट मतलब पुरानी शत्रुता को भुला देना, बरी द हैचेट। 28 है ब्रिंग टू बुक मतलब सजा देना। बीट द एयर हवा में हाथ पैर मारना। ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में देना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब सेखी बगाड़ना, अपनी ही बात बोलना, दूसरे की न सुनना। बिटवीन सिला एंड कैरिब्स मतलब एक इधर कुआं उधर उधर खाई बोलते हैं ना, इधर कुआं एक तरफ दूसरी तरफ खाई, तो इसके लिए वो यूज होता है बिटवीन सिला एंड चैरिब्स। कैसल इन द एयर हवाई किले बनाना। कैसल का मतलब किला होता है, कैसल इन द एयर। 34 है कैरी कोल टू न्यू कैसल मतलब उल्टा बांस बरेली को डांटे होता है ना, तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में कैरी कोल टू न्यू कैसल। 35 है कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेसिर पैर की बात करना ना, उसके लिए बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। 36 है कट अ सॉरी फिगर मतलब सही प्रभाव ना और डालना किसी पे। चिकन हार्टेड मतलब कवार्ड, कायर। कॉल अ स्पेड मतलब साफ सुथरी बात बोलना। कॉल नेम्स मतलब गाली देना गाली देने के लिए कॉल नेम्स यूज किया जाता है। क्रोकोडाइल टीयल घड़ियाली आंसू। कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन मतलब आँख के आगे खोए अपना दीदा खोए, उसके लिए आँख के आगे रोए अपना दीदा खोए, तो इसके लिए कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन बोलते हैं। 42 क्या है ग्रीज द पाम रिश्वत देना, टू ब्राइब समवन उसके लिए यूज करते हैं ग्रीज द पाम, हथेली गम करना बोलते हैं ना ग्रीज द पाम, तो ग्रीज गो टू द डॉग्स मतलब बर्बाद हो जाना। गर्ड अप द लॉयंस मतलब टू बी रेडी, कटिबद्ध होना किसी चीज के लिए। हैंड एंड ग्लव मतलब फास्ट फ्रेंड्स होना, घनिष्ठ मित्रता। 46 है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड अपने स्वार्थ की भावना होना ना किसी काम में, तो उसके लिए बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। 47 है इन अ नट सेल मतलब संक्षेप में, ब्रीफली। लोब्स एंड फिशेस मतलब मटेरियल गेन, भौतिक लाभ। निप इन द बड मतलब शुरुआत में ही नष्ट कर देना, उसके लिए बोलते हैं निप इन द बड। और 50वां है पार्ट एंड पार्सल मतलब आवश्यक अंग, इसेंशियल पार्ट। तो ये हो गए, मैंने कुछ यहाँ पे ईडियम और फ्रेजेज रखे हुए थे, इनको आप रिपीट कीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा और ज़्यादा टफ नहीं आएगा। मतलब जो भी यहाँ पे पूछा जाएगा, पिछली बार के एंटोनिम सिनोनिम या पैसेज देखिए बिल्कुल बेसिक पूछे गए हैं। हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखेंगे, इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे लोकोक्तियाँ इडियम्स एंड फ्रेजेज को बोलते हैं। पहला दिया गया है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, उनको बोलते हैं अथीस्ट, नास्तिक। यदि इसका उल्टा हो, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, तो उसको बोलते हैं थीस्ट, आस्तिक।
थीस्ट, अथीस्ट। अ मेडिसिन विच काउंटरएक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, मतलब पॉइजन विष के जो प्रभाव है उसको मारने वाली दवा, उसको एंटीडोट बोलते हैं। अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, इसको अमेचर बोलते हैं। बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा अमेचर। या तो जो लोग कोई काम शौक के लिए करते हैं उनको बोलते हैं अमेचर। अगला है अ पर्सन रेजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, उनको एलियन बोलते हैं। मतलब ऐसे देश में रहना जहाँ का आप सिटीजन नहीं हो, नागरिक नहीं हो, तो उनको एलियन बोलते हैं। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, जिसमें नाम ना हो राइटर का तो उसको एनोनिमस बोलते हैं। अगला गवर्नमेंट टू बी रूल्ड बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, एक व्यक्ति का शासन है ना उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। अगला है टू गिव अप द थ्रोन, मतलब अपना सिंहासन त्याग देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। अगला है ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, तो एंटीसेप्टिक होता है। जो एंटीसेप्टिक टेबलेट होती है ना, ये मेडिसिन वो होती है प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, तो उनको बाइगॉट बोलते हैं। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, मतलब 100वीं वर्षगांठ, वो है सेंटेनरी बोलते हैं। अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, मतलब जो इंसानी मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबॉल। अगला अ प्लेस फॉर बरियल अदर देन अ चर्च यार्ड, उसको बोलते हैं सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या है ना, दफनाया जाता है वो उसको बोलते हैं सिमेट्री। और जो क्रीमेटोरियम है ना, ए प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, तो वहाँ पे जलाया जाता है तो उसको शमशान बोलते हैं। क्रीमेटोरियम और सिमेट्री दो याद रखने हैं आपको। अगला दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइसेस, जो देश की जो ना सीमाएं हैं उससे फ्री है, इसको विश्व प्रेमी बोलते हैं। और इसके लिए वर्ड यूज होता है कॉस्मोपोलियन, जिसके लिए जो दुनिया है ना वही घर है। अगला है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो अनमैरिड रहते हैं उनको बोलते हैं सेलिबेसी, हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मचर्य। अगला है आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स, तो आर्टिस्ट जो कॉमिक पिक्चरें ड्रा करता है उसको बोलते हैं कैरिकेचरिस्ट। कैरिकेचरिस्ट ऐसे याद रखिए। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, उसको बोलते हैं एपिडेमिक, और बहुत लार्ज एरिया में होते हैं तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं, जैसे कोरोना। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में हमेशा सोचता है उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। अगला स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी पहले की तैयारी के बोलना, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होती है ना कब्र, उसमें वर्ड्स जो इंस्क्राइब्ड किए जाते हैं, उकेरे जाते हैं, उसको एपिटाफ बोलते हैं। अगला है वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में भरोसा करता है उसको बोलते हैं भाग्यवादी, हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं फैटलिस्ट। अगला है दैट में काज डेथ, मतलब जिससे मृत्यु हो सकती है उसको बोलते हैं फैटल, घातक। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, तो बहुत ज़्यादा खाता है उसके लिए बोलते हैं ग्लटन, GLUTTON। अगला है फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिस काम के लिए सैलरी नहीं मिल रही होती है उसको बोलते हैं ऑनरी, अवैतनिक। ऑनोररी। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, मतलब किसी दूसरे के द्वारा मारने को बोलते हैं ह्यूमिसाइड, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु। दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसके लिए बोलते हैं इलेजिबल, मतलब जो पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है ना लिखने की, वो भावचित्रात्मक थी, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है तो उसके लिए इलेजिबल शब्द यूज करते हैं। अगला है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल। द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु की हत्या, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट बोलते हैं ना, साइड से आप याद रखिए, इन्फेंटिसाइड, साइड इसमें जुड़ जाता है तो मृत्यु। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, तो इंडेलिबल, अमिट। अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, जो अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है उसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है इंसॉल्वेंट। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं नागरिक शास्त्र में
कि जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है ना वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो वही है इंसॉल्वेंट। हु लैक्स नॉलेज, जिसमें ज्ञान की कमी है, इग्नोरेंट। आगे है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं का ज्ञाता, उनको लिंग्विस्ट बोलते हैं। हैंड रिटन मैटर, हाथ से जो लिखा गया उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, हस्त प्रतिलिपि। वर्किंग फॉर मनी, जो काम के लिए पैसे के लिए काम करता है उसको बोलते हैं मर्सेनरी। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, मतलब एक सिद्धांत जो प्रैक्टिकली सोच के बनाया गया हो तो उसको सूक्ति बोलते हैं ना, मैक्सिम। कोट जिसको हम लोग बोलते हैं वही सूक्ति, मैक्सिम। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानों से घृणा करता है, मिसैंथ्रोपिस्ट। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है, नोटोरियस, कुख्यात। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो व्यक्ति चीज़ों की ना पॉजिटिव साइड में देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, और जो गलत साइड में हमेशा हर चीज़ में गलती निकालता रहता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑल पावरफुल के लिए ओमनीपोटेंट यूज किया जाता है, सर्वशक्तिमान, जैसे भगवान। हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ओमनीसिएंट। और लास्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, उसको पैनेसिया बोलते हैं, मतलब रामबाण औषधि। तो ये आपके कुछ मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखे हैं, इनका आप रिवाइज कीजिए। कम कंटेंट रखिए, ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सक्सेस का यही मंत्र है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।